हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे रीट 2015 का हिंदी भाषा फर्स्ट का सॉल्व पेपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों, आपका रीड का जो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का जो विद्यार्थी चयन करते हैं उनमें क्या होता है कि उनका खंड 2 उनका क्वेश्चन नंबर 31 से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों चलिए फिर बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो दोस्तों, क्या लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? आपके ऑप्शन पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। तो दोस्तों, इनमें से प्रश्न नंबर 31 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाद विवाद जो होता है वो लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का साधन होता है। प्रश्न नंबर 32 है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन है अक्षर सिखाना चाहिए, 12 खड़ी सिखाना चाहिए, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, और डी ऑप्शन है उनको क्रियाशील बनाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 33। प्रश्न नंबर है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन आपके पास में है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पुस्तिकाएं। तो दोस्तों, जो प्रिंट मीडिया होता है इसमें पाठ्य पुस्तकों को सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 है, SIT साइट। दोस्तों, इसमें ये क्या है? ये एक टीवी चैनल है या उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, और सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रोग्राम ये साइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन आपके पास में रटाई से मुक्ति, पाठ्य पुस्तक व्याप्ति, निरपेक्ष मूल्यांकन, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों का हित। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निरपेक्ष मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? ऑप्शन आपके पास में है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, अति लघु उत्तरी मतलब प्रश्नों में, सी ऑप्शन है निबंधनात्मक प्रश्नों में, और डी ऑप्शन है लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं उनमें। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अपने बच्चे जो निबंध के माध्यम से अपने भाव तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके पास में है मैरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, कैथवाल। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया था, मूल्यांकन को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के माध्यम से व्यक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? शिक्षकों की कमियों का उपचार करते हैं, बी ऑप्शन है छात्रों के घायल होने का उपचार करते हैं, सी ऑप्शन है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, डी ऑप्शन है कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 38 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की कमजोरियों का, बच्चा को सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, इनका निदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? ऑप्शन आपके पास में है प्रारंभिक, माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक उच्च कक्षाओं में। तो दोस्तों ये जो उच्चारण सुधारने का जो इसका प्रारंभ होता है ये प्रारंभिक कक्षाओं से ही करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे अब आपका इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि आपका 10 नंबर का पैराग्राफ 2 दिए जाते हैं पैराग्राफ, उनमें से गद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से आपको छांट कर लिखना होता है। तो यहाँ पे अब आपका दिया गया है गद्यांश दिया गया है, कहा गया है कि गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 40 से 44 तक इस गद्यांश के प्रश्न आपको देना होगा। दोस्तों गद्यांश की अगर बात की जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, पेपर आप करेंगे तो सबसे पहले आप उनके प्रश्नों को एक बार पढ़ेंगे, उनके प्रश्न और उनके विकल्प पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में ऐसे चारों प्रश्न पढ़ने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर एक बार पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया गया है भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ चुका है, भीषण घात प्रतिघात में साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंत्रता है। इस समय वह स्वार्थपरता और भोगवाद के ऐसे रोग से ग्रसित हो गया है जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनेला हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रवृत्ति जो आज़ादी के बाद उपचार में मिली थी, आए दिन कहीं ना कहीं उनकी लोम हर्षक लीला उत्पन्न होती रहती है। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता हमें सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियां समूचे देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं। अतः कल्पना के भय माहौलों के दोषावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियों का निर्माण ही उचित होगा। तो दोस्तों अब इसके प्रश्न 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों वह कौन सा शब्द है जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? आप ऑप्शन है आपके इसमें रंगीनियां, दोषावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके पास में है घात, प्रतिघात, भारतवासियों, कर्मयोगी, आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घात प्रतिघात। नेक्स्ट प्रश्न है 42 है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आपको वो तत्सम शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके पास में है मानवीय, मानवता, अधीर और डी ऑप्शन है विखंडित। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विखंडित। प्रश्न नंबर 43 है, कर्म तत्पुरुष समाज का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आपके पास में लोहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। दोस्तों अब इसमें बताना है तत्पुरुष समास कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोम हर्षक। ये आपका तत्पुरुष समाज का उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? स्वतंत्रता, श्रद्धा, ए और बी दोनों, आज़ादी। प्रश्न नंबर 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन तत्सम शब्द हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है 45 से 49 तक। तो दोस्तों ये पैराग्राफ है, कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करती है,
करते हुए घर गई। वह देर तक गीत गाती रही। उसे समय का पता ही ना था। आधी रात बीत गई। उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया। रात किसी तरह कटी। सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा कलेवा दोस्तों भोजन को कहा जाता है, कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में छात्र ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। दोस्तों अब आपको बताना है इसके प्रश्न क्या इसमें हो जाएगा। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों इसमें शाम, रात, कलेवा, आँखें। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, हम उनका प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसकी बात की जाए शाम की, तो कहते हैं शाम हुई या शाम हुआ नहीं होगा, क्या होगा, शाम हुई। तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। पूछा है इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों रात हुआ या रात हुई, तो रात कहेंगे, रात हुई। नेक्स्ट अगर इसी में बात करते हैं सी ऑप्शन में, इसमें कहते हैं कलेवा। कलेवा मतलब दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे कलेवा का अर्थ होता है भोजन। तो दोस्तों भोजन खाया कि भोजन खाई, तो दोस्तों कहेंगे कि भोजन खाया। और डी दोस्तों है आँखें। दोस्तों आँखें क्या होगा, यहाँ पे आँखें भी बहुवचन स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों आँखें जैसे झपकी या आँखें झपके, तो दोस्तों हम लोग कहेंगे कि आँखें झपकी। तो दोस्तों ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जो यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कलेवा। दोस्तों कलेवा खाया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा काल है, सामान्य भूत है, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या संदिग्ध भूत। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य भूत है। प्रश्न नंबर 47 है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। दोस्तों क्या इसमें घी का बहुवचन नहीं बनता है, गीत का नहीं बनता है, घर का नहीं बनता है या सखी का नहीं बनता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो घी होता है इसका बहुवचन नहीं बनता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48 है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। ऑप्शन आपके पास में है चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। तो दोस्तों बताना आपको इनमें से किसका लिंग नहीं बदलता है। तो दोस्तों साइकिल का लिंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 49 है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। दर्शन, मन, मराठा, सितार। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये होता है दर्शन। दोस्तों इस यहाँ पे बहुवचन में जो दर्शन होता है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50 है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है, क्या वाक्य है, संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक। तो दोस्तों ईश्वर तुम्हें क्या करे, सफलता प्रदान करे, ऐसी मेरी क्या है, इच्छा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इच्छावाचक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, किस प्रकार की पुस्तकें, धार्मिक। इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है। दोस्तों इसमें विधेय क्या होगा, छोटा भाई होगा या धार्मिक पुस्तकें अधिक होगा, या आपके पास में ऑप्शन है मेरा भाई प्रशांत, या होगा डी ऑप्शन है पढ़ता है। तो दोस्तों बता दें यहाँ पे प्रश्न नंबर 51 का आपका वी ऑप्शन सही हो जाएगा, धार्मिक पुस्तकें अधिक। ये क्या होगा, ये विधेय होगा। प्रश्न नंबर 52 है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन है आपके पास में सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य और डी ऑप्शन है संयुक्त वाक्य। दोस्तों प्रश्न नंबर 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा,
अज्ञार्थक वाक्य। प्रश्न नंबर 53 है, सुदामा के तंदुल का अर्थ है। तंदुल मीन्स होता है दोस्तों चावल। तो गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना सामान्य, किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। डी ऑप्शन है, बढ़ चढ़कर बातें करना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो सुदामा थे ये तंदुल मतलब चावल ले गए थे, तो ये क्या थे, प्रेम पूर्वक भेंट के रूप में ले गए थे, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है प्रश्न नंबर 54 है, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है। लोग दोस्तों मजबूरी दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है। प्रश्न है, इसका विकल्प है, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं काम की नहीं। बी ऑप्शन है, पूरी मजदूरी करने पर अच्छा काम होता है। सी है, साधारण काम करने के अधिक पैसे मांगना। डी है, बिना काम के दौलत चाहना। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 54 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। तो दोस्तों कहते हैं कि खरी मजदूरी, दोस्तों काम पूरा हो उसके तुरंत रुपए दिए जाएं, जिससे काम पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, इसका ये अर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, हिंदी भाषा शिक्षण विधि है, कौन सी अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हिंदी भाषा शिक्षण की विधि हैं। प्रश्न 56 है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हो सकता है रिपीट भी पूछ लिया जाए। इसका अर्थ क्या होता है, छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। सी ऑप्शन है, सुलेख की योग्यता का विकास करना। और डी ऑप्शन है, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा, भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके पास में, पाठ संसर्ग उपागम। बी ऑप्शन है, रचना शिक्षण उपागम। सी ऑप्शन है, ए एवं बी दोनों। डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भाषा शिक्षण के उपागम है ये पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 58 है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। ऑप्शन आपके पास में है, शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना। और सी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना। डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होता है, तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 59 है, आगमन विधि के रूपों की संख्या है कितनी। ऑप्शन है आपके पास में 5, 2, 7, 3। तो दोस्तों इसके आगमन विधि के रूपों की संख्या है 2। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसका आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास में है, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये 2015 हिंदी का भाषा फर्स्ट सॉल्व पेपर आप दोस्तों को कैसा लगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों जल्द ही चैनल पे हिंदी, ईवीएस, सीडीपी आदि सब्जेक्टों के दोस्तों प्रैक्टिस मॉडल शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके
और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय